नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। पहली खबर धनबाद से, जहां डीसी और एसएसपी से वार्ता के बाद चैंबर ऑफ कॉमर्स ने घोषित हड़ताल आज से वापस ले ली है। कारोबारियों को लगातार अपराधियों की ओर से निशाना बनाने से नाराज चैंबर ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और 1 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया था, जिसका कल पहले दिन काफी असर देखने को मिला। और इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने फरार गैंगस्टर प्रिंस खान के 7 गुर्गों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया था। इसमें कारोबारी दीपक अग्रवाल पर फायरिंग करने वाले भी शामिल है। कल देर शाम कलेक्ट्रेट में डीसी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सुरक्षा का आश्वासन मिलने और दीपक अग्रवाल पर गोली चलाने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया गया। मान करके इस बंदी को कॉल ऑफ कर रहे हैं। ऐसे नॉर्मल जैसे मार्केट खुलता वैसे खुले। सुरक्षा के बाद पर सहमति बनी जी। बात के बाद हम लोग की सहमति बन गई। उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया कि व्यवसायियों को किसी तरह की समस्या नहीं होने देगी। ऐसा व्यक्ति जो आपको संदिग्ध नजर आ रहा है तो बेझिझक आप उनसे संपर्क करें और हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा कुछ हम लोगों ने एसओपी भी जिले के लिए जो बनाया है, पुलिस के जो अपनी व्यवस्थाओं को कुछ चेंज किया है, कुछ हम लोगों ने चेक पोस्ट बनाए हैं, कुछ जो हमारा जो फोर्स मल्टीप्लायर्स है उसको हम लोग अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं। उस संबंध में भी उनको अवगत कराया है, उससे वो काफ़ी संतुष्ट दिखे। उनके जो भी इश्यूज़ हैं उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने सुना और पुलिस के द्वारा जो कंटिन्यूअसली हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी क्राइम्स आ रहा है उसमें पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसको लेकर के उनको अवगत भी कराया गया। अभी हाल में जो कांड हुआ था उसमें जो है गिरफ्तारी वगैरह भी कंप्लीट कर ली गई है। आगे भी कई एक तरह के जो हैं अलग अलग मोर्चों पर पुलिस काम कर रही है और जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि आने वाले। और अगली खबर जमशेदपुर से आपको बताएंगे, जहां परसूडी थाना के गदड़ा में आशु केवट की चाकू मारकर हत्या मामले में पुलिस ने दोनों आरोपी भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सिटी एसपी ने बताया कि दोनों आरोपी भाई ने मामूली विवाद में आशु की हत्या कर दी थी। साथ ही उसके साथी भोला पूर्ति पर भी चाकू से हमला बोला गया था। दोनों फरार और आरोपियों को छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। बोला कि आप फेस चेंज करने के चक्कर में हमारे घर का भी लाइट काट देंगे क्या, इसी बात को लेकर आपस में वैसा वैसी होने लग गया। तो सूरज जायसवाल का छोटा भाई शुभम जायसवाल भी इसी दौरान वहां पे चाकू लेके आ गया और दोनों में आपस में मारपीट के दौरान तो उसका छोटा भाई शुभम जायसवाल है, उसने आशु केवट की चाकू मारकर उसको जख्मी कर दिया गया। इसी बीच बचाव के क्रम में आशु केवट का दोस्त भोला पूर्ति भी वहां आया, उसको भी उसने चाकू मार दिया। इधर के बेला बगान में व्यापारी से रंगदारी मांगने और चाकू से हमला के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर सिंगवा में ईंट कारोबारी से 1,10,000 रुपए की रंगदारी लेने का भी आरोप है। मुख्य आरोपी अजहरुद्दीन और मुस्कान खातून के साथ देवा गुड़िया को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पहले भी कई जगह रंगदारी मांगने और फायरिंग के आरोपी रह चुके हैं। कोर्ट में पेश करने के बाद सभी को जेल भेज दिया गया। शहर में बेला बगान में एक व्यापारी को चाकू मारकर घायल कर देने की घटना कारित हुई थी। घटना के आलोक में कांड दर्ज कर हम लोग विधिवत कांड के उद्भेदन अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास सुनिश्चित कर रहे थे। इसी क्रम में पूर्व में हम लोग ने एक अपराधियों को इस सिलसिले में जेल भेजा था और इस कांड के जो मुख्य अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी हम लोगों ने की है। अगली खबर देवघर से, जहां ग्रामीण इलाकों में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण अब तक अधूरा है। सरवा में कुशवाहा पंचायत की ऊपरी बहियार गांव में कई साल से आंगनबाड़ी केंद्र बन रहा है। इस योजना में ठेकेदार की ओर से 75% राशि की निकासी कर ली गई है, लेकिन अब तक 25% काम भी पूरा नहीं हो सका है। ये इलाका कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के विधानसभा क्षेत्र में आता है। आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बनने से बच्चों को पढ़ाई में काफी समस्या आती है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं देवघर से संवाददाता मनीष दुबे। ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी का निर्माण कराया जाता है। इस वक्त हम देवघर के ऊपर बहियारी गांव, सारवा प्रखंड के ऊपर बहियारी गांव में हैं। ये मंत्री बादल पत्रलेख का क्षेत्र आता है, लेकिन यहाँ की हम वस्तु स्थिति से आपको अवगत करा रहे हैं कि ये 20-21 की योजना है और आंगनबाड़ी अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। हालांकि इसकी पैसे की जो निकासी है वो लगभग 75% की पैसे की निकासी भी कर दी गई है, लेकिन अगर आप काम देखने जाएंगे तो 20 से 30% ही काम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस आंगनबाड़ी का जो बनाने का योजना था, इसमें जो बच्चे पढ़ाए जाते थे वो फिलहाल अभी हम आपको सामने दिखाते हैं कि सामने एक स्कूल है, मदरसा है, वहाँ पर जो है
सेविका बच्चों को पढ़ाती है। कितना आप लोगों को दिक्कत हो जाता है और ये अब तक क्यों नहीं बन पाया है? कितने दिनों से ये काम यहाँ पर चल रहा था? जी, 1 साल से बन रहा है। दिक्कत तो हम लोग को बहुत होती है, वहाँ बाथरूम वगैरह का सुविधा नहीं है, मौलवी मौलाना बड़े बड़े आते हैं, काफ़ी कठिनाई होती है। और गैस उस किचन वगैरह, खाना स्टोर रूम वगैरह कुछ है नहीं। कभी किसी को ज़रूरत पड़ता है तो उसका चाबी ले लिया जाता है, तो देना पड़ता है, इसलिए हम लोग को दिक्कत होती है। वो छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी, एक ही वहीं खाना बनाना, वहीं पढ़ाना, दिक्कत तो होती है। कुछ हो जाएगा तो जिम्मेवारी हम लोग के ऊपर आ जाती है ना। लेकिन ये अब तक नहीं बन पाया। लेकिन ये अब तक नहीं बन पाया। एक बार आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं जो छोटे छोटे बच्चे। ये आंगनबाड़ी, क्योंकि वहाँ पे 2-2 स्कूल चल पाते हैं तो इसलिए काफ़ी दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है। और ये स्थिति है, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का ये क्षेत्र में आता है और बावजूद इसके 2021 की ये योजना है और अब तक ये बनकर तैयार नहीं हो पाई है। जहाँ पैसे की निकासी 75% कर ली जाती है, वहीं काम अगर देखने जाए तो 20 से 30% ही काम हो पाता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था का देवघर जिले में क्या स्तर है, ये आप इस तरह के जब ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचते हैं तो देख सकते हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं, रिम्स के हॉस्टल से जला हुआ शव मिला है। हॉस्टल नंबर 5 से जला हुआ शव मिला। रिम्स के एफएमटी डिपार्टमेंट का छात्र गायब है। हॉस्टल की छत पर मोबाइल फोन मिला। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। फॉरेंसिक की टीम मामले की जांच कर रही है। और अधिक जानकारी के साथ रांची से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, ये बताइए कि क्या कुछ जानकारी है? क्या छात्र के अगवा होने की खबर पहले से आई थी और कब छात्र अगवा हुआ? जी, बता दें कि हॉस्टल नंबर 5 परिसर में ही जो परिसर है उसी में ही छात्र का शव बरामद हुआ है। जली हुई अवस्था में छात्र का शव बरामद हुआ है। जो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि युवक जो है वो छात्र जो मिसिंग था, जो कि डॉक्टर मदन, जो कि एफएमडी के 2nd ईयर का स्टूडेंट है, उसी का शव बताया जा रहा है। उसके जो सहयोगियों ने, जो उसके कलीग थे, उन्होंने ही उसकी पहचान की है कि ये उसी का शव है। आज सुबह से ही जो छात्र था वो गायब था अपने कमरे से, जिसके बाद उसकी खोजबीन की गई। हालांकि छत के पीछे साइड में, परिसर के पीछे साइड में युवक का जो जला हुआ शव बरामद हुआ। वहीं छत पर अगर बात की जाए तो जो जले युवक के जो मोबिल के निशान है, शरीर पर उसके मोबिल डाला हुआ था और उसके निशान भी छत पर मिले हैं। और वहीं जो नीचे है, छत के नीचे उसका शव बरामद हुआ है। तो फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और मामले में तमाम तथ्यों को खंगाला जा रहा है कि ये हादसा है, आत्महत्या है या फिर हत्या है। इन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। वहीं जो विभाग के अधिकारी हैं, जो लोग हैं, वार्डन है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। वहीं दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि तमाम जो तथ्य हैं वो सामने आ पाए। इसके अलावा टेक्निकल सेल, एफएसएल, तमाम चीजों की भी मदद जो है वो जांच में ली जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे, हॉस्टल की छत पर छात्र का मोबाइल फोन मिला है, बड़ी खबर। और इस वक्त जला हुआ शव भी मिला। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद से आपको अगली खबर बताएं, जहां सर्किट हाउस में आंतरिक समिति के सदस्य और जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है। और इसी दौरान परिवहन विभाग, नगर निगम, खनन विभाग, एक्साइज विभाग के कामों की समीक्षा की गई है। उन्होंने बालू और कोयला के अवैध खनन के लिए अधिकारियों को दोषी ठहराया, उन पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसी क्रम में वो बीजेपी पर भी बरसे और कहा कि जहां भी बीजेपी के सांसद और विधायक हैं वहां अधिक क्राइम किया जा रहा है। इरफान ने कहा कि बीजेपी राम के नाम पर चुनाव लड़ती है, जबकि कांग्रेस सीताराम के नाम पर चुनाव लड़ेगी। मैं जब रिपोर्ट मांग रहा हूँ तो रिपोर्ट सक्षम नहीं है। हमने कहा कि आप कितनी गाड़ियाँ पकड़ा आपने, चोरी हो रही है तो कितना चोरी हो रहा है, आपको क्या काम है? तो डीएमओ ने बताया नहीं। हम इस पर कार्रवाई का भी हमने लिखा है और कार्रवाई निश्चित तौर पर कार्रवाई होगा। यहाँ पे दुर्भाग्य इस बात क्या है, धनबाद देखिए इसलिए नहीं सुधरा धनबाद क्योंकि यहाँ सांसद भाजपा का रहता है और विधायक भी भाजपा का रहता है। जनता चुनती है उसे। हाँ, तो आप चुनिएगा इस तरह से। तो आपको अब हमारे जामताड़ा में क्राइम क्यों नहीं हो रहा है? दुमका में क्राइम क्यों नहीं हो रहा है? कर्नाटका में हनुमान जी ने नैया पार करा दिया और यहाँ सीताराम जब यही खेल खेलना है, जब भगवान के नाम से ही हम लोग सत्ता में आ रहे हैं, तो बिल्कुल हम सीता माँ को क्यों छोड़ेंगे हम लोग।
और खबर राजधानी रांची से, जहां रिम्स अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की फटकार का असर नजर आ रहा है। निदेशक ने बताया कि परिसर में वाहन पार्किंग की उचित व्यवस्था की जाएगी और इसके साथ ही अस्पताल परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर उचित तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं। निदेशक ने बताया कि मरीजों के लिए दवा की कमी को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो हमारा मल्टी स्टोरेज पार्किंग है उसमें फैकल्टी का अन्य लोग अपना व्हीकल को पार्क करें, अपने वाहन को पार्क करें, जिससे कि हमारा जो कैंपस है साफ सुथरा दिखे। फ्लोर पे मरीज हैं, जितना बेड पर हैं उतना ही फ्लोर पर हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ओल्ड इमरजेंसी के ब्लॉक में 50 बेड का नया न्यूरो सर्जिकल वार्ड शुरू करने जा रहे हैं और शीघ्र उम्मीद करता हूं कि यह शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। और इस बीच गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बताएं, सुखाड़ क्षेत्र घोषित होगा। गिरिडीह डीसी ने राज्य सरकार से अनुशंसा की है। 42.7% जमीन पर धान की रोपनी, 13 में से 6 प्रखंड में 25% ही खेती हुई है। बीडीओ और सीओ ने रिपोर्ट सौंप दी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं गिरिडीह से ये बड़ी खबर, जहां डीसी ने राज्य सरकार से अनुशंसा की है सुखाड़ क्षेत्र गिरिडीह को घोषित करने की। दरअसल 42.7% जमीन पर ही धान की रोपनी हुई, 13 में से 6 प्रखंड में 25% खेती पूरी हो पाई है। बीडीओ और सीओ ने रिपोर्ट सौंपी है और इसी के आधार पर इस क्षेत्र को सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया जाएगा। और अगली खबर छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां झारखंड पुलिस अलर्ट मोड में है, वहीं झारखंड के सिमडेगा, गुमला, चाईबासा, गढ़वा जिले की सीमा सीधे छत्तीसगढ़ से जुड़ती है और ऐसे में दोनों राज्यों के सुरक्षा बल विशेष एहतियात बरत रहे हैं। चुनावी माहौल में नक्सली बहुत बड़ी समस्या बन जाते हैं और जिसे देखते हुए इन पर खास तौर पर निगाहें रखी जा रही है। डीआईजी ने बताया कि छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर अस्थायी सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं, साथ ही साथ अतिरिक्त चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं ताकि प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा सके। हमारे थाना क्षेत्र है गुमला और सिमडेगा में, उनमें मोबाइल चेक पोस्ट स्थापना की गई है, स्थायी चेक पोस्ट स्थापना की गई है। लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है कि कोई कैश का जो मूवमेंट है वो ना हो बड़े पैमाने पर, जो गांजा इत्यादि जो अवैध नशे के सामान हैं इनका ना हो, लीकर वगैरह का अवैध मूवमेंट ना हो। इसके अलावा हम लोग अपने क्षेत्र में गुमला और सिमडेगा के क्षेत्र में नक्सलियों के विरुद्ध भी एरिया डोमिनेशन अभी से कर रहे हैं और इलेक्शन के 3 दिन पहले से वहाँ सघन अभियान चलाया जाएगा, जिससे किसी प्रकार की गतिविधि नक्सली वहाँ पर ना कर। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सीमावर्ती जिले सिमडेगा में सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सिमडेगा के कुरडेग और पांकटार थाना क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य से सटा हुआ है और ऐसे में सिमडेगा की सीमा पर पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही है। यहां सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जहां 24 घंटे पुलिस बल की तैनाती है। वहीं छत्तीसगढ़ की ओर जाने वाली गाड़ियों की सघन तलाशी की जा रही है। 48 घंटा पूर्व जो है हम लोग पूरे बॉर्डर को सील कर देंगे। इसके लिए वहाँ पे ड्रॉप गेट एंड अदर जो भी वहाँ पे आवश्यक चीज़ें हैं वहाँ पे हम लोग रखेंगे, जिससे कि शांतिपूर्ण तरीके से हमारे सीमावर्ती इलाके में मतदान कराया जा सके। इसके अतिरिक्त और भी जो क्षेत्र है जैसे मुफस्सिल और किरसई, इसका बॉर्डर भी लगता है, तो हम लोग वहाँ पे अभियान लगातार चलाएँगे, जिससे कि कोई भी जो चुनाव में कोई समस्या न उत्पन्न हो और शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष रूप से वहाँ पे मतदान जो है कराया जा सके। और अगली खबर हजारीबाग से, जहां शहर के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी बिजली की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। वहीं बिजली विभाग की ओर से ग्रामीण इलाकों में स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में करीब 80% तक स्ट्रीट लाइट खराब हो चुकी है। लापरवाही का आनंद तो ये है कि कई स्ट्रीट लाइट कई दिनों से जलते जलते ही बुझ जाते हैं। बिजली की समस्या पर लोगों से बातचीत की है संवाददाता सुशांत सोनी ने। हजारीबाग के अभी हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जहां पर जो है साफ तौर पर बिजली की समस्या देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि एक विभाग के द्वारा जिस तरीके से शहर के अलावे ग्रामीण क्षेत्र के सभी पोल खुट्टे जो हैं उस पर स्ट्रीट लाइट लगाया गया था, जो साफ तौर पर अब खराब हो चुका है। कई सारे ऐसे लाइट हैं जो दिन में भी आपको जलते दिखेंगे। लेकिन यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं, हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं, क्या समस्याएं हो रही है। निश्चित तौर पर रघुवर दास की सरकार जब झारखंड में मुख्यमंत्री थे, रघुवर दास, उनके पीरियड में
ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी बिजली के पोल पर स्ट्रीट लाइट लगाया गया था, जिससे लोगों को काफ़ी सुविधा हो रही थी। और वर्तमान समय में अभी जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, दीपावली का पर्व है, छठ का पर्व है, लेकिन विभाग के लापरवाही के कारण बहुत ऐसे पोल बरका खुद पंचायत समेत पूरे इचाक प्रखंड के सभी पंचायतों में स्ट्रीट लाइट खराब पड़ा हुआ है, जिसको बनाने वाला कोई नहीं है। साथ छात्र छात्राओं को भी पढ़ने में काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अंधेरा तो लगता ही है, लेकिन बहुत ये है कि सांप बीच उच बहुत ज़्यादा ये है। डर क्या चीज़ का बना होता है? डर का कि पूरा अंधेरा रहता है, उसका उजाला रहेगा तो डर नहीं है। आप लोगों को क्या समस्याएं होती है? देखिए, हम लोग को जब तक लाइट नहीं बनेगा तब तक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी कैसे रोड में घूमेगा। यहाँ ऊंचा नीचा रोड है, उबड़ खाबड़ रोड है, आने जाने में हम लोग को बहुत तकलीफ लगता है रोड में। जी, आगामी त्यौहार भी अभी यहाँ पे आने वाला है, दीपावली। हाँ, यहाँ दीपावली सबसे पहला त्यौहार है, उसके बाद छठ पर्व त्यौहार वो भी है। इससे जल्दी बिजली के काम कर रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि इस पर जो है विभाग ध्यान दे और नियमित जो है एक जो स्ट्रीट लाइट लगा है उस पर ध्यान देकर जो है एक मरम्मत करने का काम करे, ताकि लोगों को रोशनी जैसी सुविधा उपलब्ध हो सके। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। और इसी बीच धनबाद से आपको बड़ी खबर बताएं। धनबाद में ईडी की दबिश, बालू कारोबारी की अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई। पुंज सिंह, श्याम बिहारी सिंह पर छापेमारी की गई है। सुरेंद्र जिंदल, बब्बन सिंह के आवास पर छापेमारी की गई। तो बालू कारोबारियों के ठिकानों पर यह छापेमारी लगातार जारी है। बड़ी जानकारी धनबाद से आपको दे रहे हैं, जहां ईडी की दबिश बालू कारोबारियों के ठिकाने पर देखने को मिली है। धनबाद से संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या जानकारी है? ईडी की तरफ से कैसे जांच की जा रही है? फिलहाल तो पुंज सिंह जो है इसके और इनके अलावा आधा दर्जन कारोबारियों को इससे पहले भी 5 जून को ईडी ने दबिश दी थी और उस समय भी बेहद तरीके से जांच पड़ताल की थी और सही कागजातों, अहम कागजातों को समेट कर ले गई थी। आज फिर से ईडी की टीम ने पुंज सिंह, सुरेंद्र जिंदल और अन्य लोगों के आवासों पर छापेमारी की। हालांकि अब तक क्या कुछ मिला है ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि बिहार के औरंगाबाद घाट से ये जुड़ा हुआ मामला है और बिहार के कनेक्शन से ही यहाँ पर जो पुंज सिंह है, बालू व्यवसायी हैं, उनके घर में ईडी ने दबिश दी है। फिलहाल अब इंतजार करना होगा कि जो ईडी की टीम आई है वह यहाँ से इस बार भी क्या कुछ समेट के कागजातों तो ले जाती है और उसके बाद क्या कुछ इसमें और आगे कार्रवाई करती है, यह देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो ईडी की दबिश फिर से दोबारा धनबाद में बालू कारोबारियों के आवास और कार्यालयों में दी गई है, इससे कहीं न कहीं बालू अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। झारखंड एशियन विमेंस हॉकी चैंपियनशिप में आज लीग चरण के आखिरी मुकाबले खेले जाएंगे। आज पहला मुकाबला मलेशिया और थाईलैंड के बीच होगा, जबकि चीन और जापान के बीच दूसरा मुकाबला होना है। वहीं रात 8:30 बजे भारत और कोरिया के बीच मुकाबला होगा। लीग चरण के बाद अंक तारिता की टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगी। हॉकी चैंपियनशिप में थाईलैंड 4 मैच में चारों मैच हार चुका है, जबकि मलेशिया को 4 में से 3 मैच में हार मिली है और ऐसे में थाईलैंड और मलेशिया का सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल नजर आ रहा है। भारत अपने सभी मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है। और गिरिडीह की उसरी नदी में पूरे शहर का गंदा पानी गिरने से पूरी नदी प्रदूषित हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार फैक्ट्री से निकलने वाली वेस्ट मटेरियल को बहाने की वजह से नदी का पानी जहरीला होता जा रहा है। साथ ही साथ बालू का अवैध खनन से भी नदी का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। हालांकि समाज सेवी और राजनीतिक कार्यकर्ता नदी बचाओ अभियान चलने के साथ साथ सीसीएल के जीएम से मदद की गुहार लगा रहे हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले का सबसे प्रमुख नदी उसरी नदी का अस्तित्व खतरे में है, जिसे बचाने को लेकर गिरिडीह जिले के स्थानीय समाज सेवी व राजनीतिक कार्यकर्ताओं के द्वारा इसे बचाने को लेकर लगातार सेव उसरी नदी नाम का अभियान चलाया जा रहा है। आपको बताते हैं कि इस नदी में पूरे शहर का गंदगी को डंप किया जा रहा है। इतना ही नहीं, फैक्ट्रियों के वेस्ट मटेरियल को भी यहाँ पे डंप किया जा रहा है। इसके अलावे लगातार बालू का अवैध उत्खनन हो रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो नदी की जो धारा है, इसका स्ट्रक्चर है, इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। सुस्त वातावरण देना है और पेड़ पौधा इसलिए और ज़्यादा लगाना है
क्योंकि हम लोग सांस जो लेता है उसमें हम लोग का फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है। इसीलिए आप लोग को सबको अनुरोध है, अपना जो परिवेश है उसको सब मिल के ठीक रखें। अभी उसरी बचाव अभियान के लोग आए थे, तो उसमें हम तो चाहते हैं जो उसरी नदी जो है उसका बाली आपको माफिया लोग से मैंने सब मिल के रोकिए, और हम लोग का तरफ से CCL का तरफ से CSR में जो भी प्रोविजन रहेगा, आप लोग का जो भी डिमांड है हम लोग एकदम पॉजिटिव सेंस में उसको देखेंगे, और हमारा CSR GM से बात करके हम देखेंगे कैसे क्या कर सकते हैं, वो हम करेंगे। इस प्रकार जो नदी की जो ये अस्मिता है, ये नदी का जो अस्तित्व है अब खतरे में दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से लगातार लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अभियान भी चला रहे हैं ताकि इस नदी को बचाया जा सके। आज जो CCL के GM हैं उनसे जो कैंपेन के लोग हैं उन्हें मिला, और कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा भी इस मुहिम में शामिल होने का आश्वासन दिया जा रहा है और नदी को बचाने की बात कही जा रही है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डाल लेते हैं अब